नमस्कार, डीडी न्यूज पर हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को समेटे इस कार्यक्रम में पूरे दिन की हर उस खबर की होगी बात जो बनी है सुर्खियां। दिखाएंगे आपको हर बड़ी खबर की जमीनी हकीकत, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद संवाददाता बताएंगे आपको क्या है इन खबरों के मायने। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास शो की और नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज की प्रमुख खबरें क्या कुछ रही हैं। पहली खबर पर नजर डालें तो बिहार में एनडीए सरकार गठन की तैयारियां जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर नई सरकार के गठन को लेकर जो तमाम बैठकों का दौर है वो आगे बढ़ता हुआ एक निर्णायक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। इस खबर के मायने आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी रोहिणी आचार्य को लालू यादव के घर से किसने निकलवाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस खबर की जमीनी हकीकत क्या कुछ कहती है, किस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली धमाका केस में सुसाइड बॉम्बर का साथी अरेस्ट किया गया है जो अपने आप में बहुत बड़ी वानगी पेश करता है। बहुत सारे तार यहां से खुलते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ इस खबर की जमीनी हकीकत है और क्या मायने हैं, ये हम आपको बताएंगे। देश भर में किस तरह से अब मनाया गया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, इसकी भी झलकियां हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से मनाया गया है और क्या कुछ इसके दूरगामी परिणाम भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यह हमारी बहुत महत्वपूर्ण खबर होगी। इसके अलावा पांचवी खबर पर अगर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में फिर राज्यपाल वर्सेस टीएमसी देखने को मिल रही है। लगातार हमने देखा है कि रस्साकशी का यह दौर आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में क्या कुछ इसके मायने हैं और क्या जमीनी हकीकत है, यह हम आपको दिखाएंगे। छठवीं खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि छठवीं खबर क्या है। ऐसे में सुकमा नक्सल मुक्त भारत अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है जो अपने आप में बहुत बड़ी वानगी पेश करता हुआ नजर आता है। क्या कुछ इसके दूरगामी परिणाम निकलते हुए नजर आएंगे, रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। अगली खबर का रुख करें तो सातवीं खबर है उत्तर प्रदेश से सोनभद्र में बड़ा खनन हादसा हुआ है। क्या कुछ इसमें कितना लॉस हुआ है, किस तरह से जो हानियां हुई हैं वो हम आपको बताएंगे। इस खबर की पड़ताल साफ तौर पर नजर आएगी। और आठवीं खबर का अगर हम रुख करें तो आपको वो भी बताते हैं कि क्या कुछ है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की धूम साफ तौर पर देखने को मिल रही है और ऐसे में बड़े निर्णायक जो निर्णय लिए गए और साफ तौर पर ये जो धूम है वो किस तरह से पूरे विश्व में अपनी जो छाप है वो छोड़ती हुई नजर आ रही है, ये हम आपको बताएंगे। अगली खबर का रुख करें तो नौवीं खबर जो है वो मैक्सिको में सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर व्यापक जो प्रदर्शन चल रहा है उसके मायने क्या है और क्यों ये प्रदर्शन इतना उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, ये हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। और 10वीं और सबसे अहम खबर आपको बता दें कि सांसद खेल महोत्सव नमो रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया है और किस लिए यह आयोजन किया गया है और क्या इसके दूरगामी परिणाम है और किस तरह से यह बहुत महत्वपूर्ण खबर अपने आप में बन जाती है, इसकी जमीनी हकीकत को टटोलेंगे अपने संवाददाताओं के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास शो की और आपको दिखाते हैं इन तमाम 10 बड़ी और अहम खबरों की असल हकीकत क्या है और जमीनी हकीकत क्या कुछ कह रही है। बनाने की कवायद तेज हो गई है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। जीते हुए विधायक और बड़े नेता लगातार सीएम नीतीश कुमार के घर पर मुलाकात करने के लिए तांता लगाए हुए हैं। बिहार में प्रचंड जीत के बाद एनडीए गठबंधन सरकार गठन की तैयारियों में जुट गया है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। चुनाव आयोग ने चुने हुए विधायकों की सूची राज्यपाल को भेज दी है। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को नहीं सौंपा, लेकिन बताया जा रहा है कि नई सरकार गठन के लिए अगले सप्ताह का राजनीतिक कैलेंडर तय है। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि बिहार के नतीजे राज्य के विकास को दर्शाते हैं। बिहार की जनता ने बता दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ में है। उन्होंने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के झूठे एजेंडे और झूठे प्रचार का एक पर्दाफाश कर दिया है। दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में प्रफुल्ल मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया। प्रफुल्ल मांझी ने कहा कि राज्य की जनता ने सीएम नीतीश कुमार के काम और देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को देखकर मतदान किया है। इसी कड़ी में आने वाले दिनों में जेडीयू, भाजपा और आरएलएम के विधायक दलों की बैठक भी होगी। विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और नए समीकरणों पर चर्चा होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक भी तय मानी जा रही है। वहीं भाजपा ने अपने सभी विधायकों को कार्यकर्ता और जनता के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। इस प्रचंड जीत के बाद एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। एनडीए ने कल कैबिनेट की आखिरी बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ महागठबंधन में हार की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। ऊपर से लालू परिवार की कलह ने राजद की परेशानी और बढ़ा दी है। ऐसे में लोग तेजस्वी यादव को सलाह दे रहे हैं
कि महागठबंधन की हार की समीक्षा के साथ परिवार की स्थिति की भी समीक्षा करें। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई अपने चिराग से। जी हाँ, कुछ इसी तरह की कहानी लालू परिवार में देखने को मिल रही है, जहां लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने ही पार्टी और अपने ही परिवार के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में टकराव और बढ़ गया है। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके करीबी संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। लालू को अपनी किडनी देने वाली उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने साथ गाली गलौज और मारपीट किए जाने के आरोप लगाए तो सूबे की सियासत में हंगामा मच गया। जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बहन रोहिणी के अपमान पर पहले से ही परिवार से अलग कर दिए गए तेज प्रताप भड़क गए। उन्होंने कहा, इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पारिवारिक विवाद के जल्द सुलझने की कामना की, तो दूसरी ओर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इस पूरे प्रकरण में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की चुप्पी पर सवाल उठाया। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। लालू परिवार का विवाद अब निजी दायरे से बाहर निकलकर सियासत का मुद्दा बन चुका है। तेजस्वी यादव ने सोमवार को अपने पार्टी की समीक्षा बैठक बुलाई है, लेकिन अब आम जनता भी सवाल उठा रही है। बात सिर्फ राजनीति की नहीं, दोहरे चाल चरित्र और चेहरे की भी है, और जनता इसे साफ देख रही है। लालू परिवार में जो महाभारत छिड़ी है, उसके केंद्र में है संजय यादव। जी हाँ, ये वही संजय यादव हैं जो तेजस्वी यादव के थिंक टैंक माने जाते हैं। इससे पहले लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने भी संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से और अपने परिवार से किनारा कर लिया था। लाल किले के बाहर हुए विस्फोट के बाद से जांच एजेंसियां हर एंगल से लगातार इसकी जांच कर रही हैं और इस दौरान कई अहम सबूत अब तक जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। दिल्ली लाल किला धमाका केस में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने सुसाइड बॉम्बर के साथी आमिर राशिद अली को दिल्ली से अरेस्ट किया। पकड़ा गया आरोपी जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है। धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी आमिर राशिद अली के नाम पर ही थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में कई अहम सुराग सामने आ रहे हैं। घटनास्थल से जांच एजेंसियों को 9 mm के 3 कारतूस, 2 जिंदा और 1 खाली खोखा मिले हैं। चूंकि 9 mm कारतूस आम लोग नहीं रख सकते और इन्हें आमतौर पर सुरक्षा बल या पुलिस ही इस्तेमाल करती है, इसीलिए यह बरामदगी जांच को नए मोड़ पर ले आई है। खास बात यह है कि मौके से कोई हथियार या उसका कोई पार्ट नहीं मिला है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंचे और क्या ये विस्फोट के बाद I-20 कार से गिरे थे। साथ ही ये भी जांच हो रही है कि क्या ये कारतूस आतंकी उम्र के थे या ये पुलिस या अन्य एजेंसियों के किसी कर्मी का हथियार संबंधित मामला हो सकता है। इस बीच केंद्रीय एजेंसियां मॉड्यूल की फंडिंग की भी जाँच कर रही है। इसी के साथ देश भर के करीब 200 डॉक्टरों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है, जिनमें से कई को हिरासत में भी लिया गया है। इधर दिल्ली पुलिस ने विस्फोट मामले में हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टरों सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही यूजीसी और NAAC की ओर से संकेतिक कथित अनियमितताओं के आधार पर विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई। अपराध शाखा की टीम ने ओखला स्थित कैंपस का दौरा किया और कई दस्तावेजों की मांग की। पुलिस का कहना है कि संस्थान में गंभीर अनियमितताओं के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। दूसरी ओर हरियाणा के नूह और हिदायत कॉलोनी इलाके में स्थानीय पुलिस अधिकारी दिल्ली विस्फोट केस से जुड़ी कड़ियों की जांच कर रही हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो के लाल किला स्टेशन की सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद सभी गेट फिर से यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं, जिससे पुरानी दिल्ली से आने जाने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
जहां एक तरफ लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट खोल देने के बाद से पुलिस और प्रशासन की कोशिश है कि हालात को पहले जैसे सामान्य बनाया जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार इस कोशिश में लगी हैं कि जल्द से जल्द मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके, ताकि गुनहगार को उसके गुनाह की असली सजा दिलाई जा सके। कार्यक्रम का शुभारंभ यूं तो देश की नामचीन हस्तियों को करना था, लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम का शुभारंभ मीडिया की छात्राओं से कराकर एक नया और रोचक पहल किया। भारतीय प्रेस परिषद की प्रमुख न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सीईओ विजय जोशी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर मीडिया जगत को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सबसे पहले नेशनल प्रेस डे पर कंप्लीट प्रेस एंड मीडिया के जगत में जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रेस का जो रोल है हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की, जबकि मुख्य वक्ता के तौर पर पीटीआई के सीईओ विजय जोशी ने कहा कि मीडिया आज क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। The study report on guidelines for the media, police and security forces on reporting from conflict-affected areas focuses on the safety of journalists and maintaining sensitivity and balance while reporting conflict situation. Credibility of the press is the very foundation of a healthy democracy. That credibility is cracking. It is cracking under the relentless pressure of global infodemic. It is cracking under the threat of fake news. And it is cracking under the fake news being aided by the slow creep of artificial intelligence. सेमिनार में प्रेस की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी जिक्र किया गया। तथ्यपरक सूचना देना मीडिया का पहला धर्म है, लेकिन फेक न्यूज की इन दिनों बहार है, जिस पर सेमिनार में जमकर चर्चा हुई और कहा गया कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के मामले में जो फेक न्यूज चलाई गई वो कहीं न कहीं मीडिया के ऊपर सवालिया निशान छोड़ते हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर,
सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है, पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और अगले दौर में पहुंचती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर देखें तो राज्यपाल वर्सेस टीएमसी यहां पर नजर आ रहा है और क्या कुछ इसके दूरगामी परिणाम है और किस तरह से और किस वजह से यह सब कुछ वहां पर हो रहा है, आइए नजर डालते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट पर। पश्चिम बंगाल में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। कल्याण बनर्जी के दावों के बाद से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर तल्ख राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजभवन और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने खड़े हो गए हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस और टीएमसी के बीच महीनों से जारी टकराव अब नए स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद विवाद अब और बढ़ गया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि राजभवन में बीजेपी के गुंडों को शरण दी जा रही है और वहीं से हथियार और बम बांटकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल को अयोग्य बताते हुए कहा कि जब तक वो पद पर रहेंगे बंगाल का भला नहीं हो सकता। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पलटवार करते हुए कल्याण बनर्जी के दावों को भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बताया है। As far as the present issue is concerned, I have suggested a decent option to the Honorable MP. If he feels that he has said something which is not correct, he has the option to apologize to the people of Bengal. Otherwise, legal action will be taken. कल्याण बनर्जी की टिप्पणियों के संबंध में राजभवन ने एक नोट जारी किया है। नोट में बताया गया है कि कल्याण बनर्जी की टिप्पणियों ने एक संवैधानिक संस्था की गरिमा को कैसे ठेस पहुंचाई है। राजभवन के नोट में ये भी बताया गया है कि कल्याण बनर्जी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 151 और 152 समेत कई धाराओं का उल्लंघन किया है। इससे पहले राजभवन ने सांसदों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों और पत्रकारों को राजभवन आने और जांच करने का निमंत्रण दिया था। यह पहला मौका नहीं है जब राज्यपाल और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सीधा टकराव देखने को मिला हो। हालिया तनाव की शुरुआत पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के साथ हुई थी। दरअसल राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एसआईआर को पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी बताया था, जिसको लेकर टीएमसी ने आपत्ति दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि राज्यपाल और टीएमसी के बीच जारी है राजनीतिक तनाव आखिर क्या रुख अख्तियार करता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों नक्सलियों की मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों के इनकाउंटर में मार गिराया है, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। इन नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर तुमालपाड़ के जंगलों में हुआ। इस मुठभेड़ में नक्सलियों का मिलिशिया कमांडर माडवी देवा भी ढेर हो गया, जबकि 2 अन्य महिला नक्सलियों को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। माडवी देवा स्नाइपर स्पेशलिस्ट था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था।
पोडियम गंगी कोंटा एरिया कमेटी की सीएनएम कमांडर थी और उस पर भी 5 लाख रुपए का इनाम था, जबकि सोडी गंगी किस्टाराम की एरिया कमेटी सदस्य थी और उस पर भी 5 लाख का इनाम घोषित था। जिला रिजर्व गार्ड की टीम ने सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई की। नक्सलियों को भेज्जी और चिंता गुफा थानों के सीमावर्ती इलाकों में पहाड़ी पर ढेर किया गया। एनकाउंटर वाली जगह से एक राइफल, बीजीएल लॉन्चर और गोला बारूद बरामद किया गया है। एनकाउंटर वाली जगह के आसपास सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। सुकमा के एसपी किरण चौहान ने बताया है कि ऑपरेशन सफल रहा और कोई जवान घायल नहीं हुआ। आगे की जांच और सर्च जारी है। सुकमा जिले के तुमालपाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की सूचना पर डीआरजी की टीम रवाना हुई थी। प्रातः पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 माओवादी कैडरों के मारे जाने की जानकारी मिली है, जिसमें माड़वी देवा, पोडियम गंगी और सोडी गंगी है। मुठभेड़ स्थल से 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर एवं अन्य हथियार, गोला बारूद सामग्री भी बरामद की गई है। सुकमा के जंगलों में 3 बड़े नक्सलियों के मारे जाने को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। एनकाउंटर के बाद बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है और नक्सलियों के पास अब सरकार की पुनर्वास नीति को अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सली ठिकानों का तेजी से सफाया किया जा रहा है। इस साल बस्तर में 233 नक्सली मारे जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 2025 तक सुरक्षा बलों ने 200 से ज्यादा नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराया है। ये ओबरा खनन क्षेत्र है, बिल्ली मारकोंडी भी कहते हैं इसको, और यहाँ पर जो दुर्घटना घटी है उसके लिए प्रशासन लगा हुआ है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगी हुई है और लगातार यह कोशिश हो रही है कि किस तरह से जो मजदूर दबे हैं उनको निकाला जाए। सोनभद्र के ओबरा खनन क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। रास पहाड़ी स्थित कृष्णा माइनिंग की खदान में अचानक चट्टान का बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे आ गिरा। मौके पर काम कर रहे मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि लगभग 15 लोगों के अभी भी अंदर फंसे होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही थाना ओबरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और प्राथमिक स्तर पर रेस्क्यू शुरू किया। एक घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हुई। इसी बीच प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक संजीव गोंड भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार राहत और बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। 3 दिन से सारा काम ठप है, लेकिन अब किसके लापरवाही से, किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब जांच का विषय है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मिर्जापुर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की विशेष टीमें बुलाई गईं। भारी मशीनरी, सर्च डिवाइस और मैनुअल उपकरणों की मदद से टीमें लगातार मलबे को हटाने की कोशिश कर रही है। हर पल कीमती है और अधिकारी यही कह रहे हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता हर हाल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। ये दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार कार्य कर रही है और कटर से जो पहाड़ हैं, छोटे छोटे हैं, उनको काटा जा रहा है और उम्मीद है कि रेस्क्यू कार्य शुरू करके जो मजदूर दबे हैं उनको बचाया जा सकेगा। मेक्सिको के कई शहरों में भीषण प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इन्हें जेन जी प्रोटेस्ट भी कहा जा रहा है। बीते दिनों एक मेयर की हत्या के बाद प्रदर्शनकारी सार्वजनिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। दुनिया के कई देशों में चल रहा जेनजी प्रदर्शनों का दौर अब मैक्सिको भी पहुंच गया है। यहाँ बीते 1 नवंबर को हुई उरुआपन शहर के मेयर की सार्वजनिक हत्या के बाद देश के मैक्सिको सिटी और मोरेलिया समेत कई शहरों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि शनिवार को इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान राष्ट्रपति आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।
दरअसल उरुआपन शहर के मेयर कार्लोस मंजो की डे ऑफ द डेड नामक एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मेयर कार्लोस संगठित अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। उनकी हत्या के बाद देश भर में सार्वजनिक सुरक्षा के अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी प्रदर्शन शुरू हो गए। शनिवार को जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम के आवास के बाहर लगे बैरिकेड्स लांघने की कोशिश की, तो इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प में करीब 100 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। इस संबंध में करीब 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। हम इसलिए मार्च कर रहे हैं क्योंकि हम न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि युवा लोग तंग आ चुके हैं। वो अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य चाहते हैं। जेन ज़ी मैक्सिको नाम का समूह देश के कई शहरों में प्रदर्शनों के आयोजन में सक्रिय हिस्सा ले रहा है। ये समूह खुद को किसी पार्टी से संबंधित ना होने का दावा करता है। हालांकि इन प्रदर्शनों में सभी आयु वर्ग के लोग देखे जा सकते हैं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सवाल उठाते हुए इन पर विपक्षी पार्टियों के समर्थन का आरोप लगाया है। साथ ही राष्ट्रपति शिनबॉम ने प्रदर्शनकारियों के पीछे विदेशी ताकतों के समर्थन की भी बात कही है। करीब 1 साल से राष्ट्रपति पद संभाल रही क्लाउडिया शिनबॉम दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। हालांकि इस दौरान उनके कई फैसलों को विवादों का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि वह राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों की इस मौजूदा चुनौती से किस तरह निपटेंगी। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का हो गया। जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी मोदी की गारंटी। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की धूम देखने को मिल रही है। क्या कुछ है ये धूम और किस तरह से जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका परचम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत मंडपम में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। इस बार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफी संख्या में प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ महिला उद्यमी भी काफी संख्या में देखी जा सकती हैं।
इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का प्रदर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। पूरे साल भर हमें ट्रेड फेयर का इंतज़ार रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये जब मेला होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे B2B संपर्क बनते हैं, रिटेल में भी हमारा प्रोडक्ट काफ़ी सेल होता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आए मोहम्मद ताबिश भी हर साल की तरह इस बार सिल्क की साड़ियां लेकर यहां पहुंचे हैं। इस बार रंग का टिश्यू और खड्डी मोगा साड़ियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इनमें काफी ऐसी भी साड़ियां देखी जा सकती हैं जिन्हें हाथ से बनाने में करीब 6 महीने से ज्यादा का समय भी लग जाता है। साल 2025 का जो है रन कार्ड टिश्यू एंड खड्डी मूंगा पिला है। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो साड़ियां होती हैं हमारी टोटल हैंडलूम बेस्ड होता है और इसका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जो चीज़ बन के आती है सामने, तो फिर जो सामने वाला जो साड़ी को लेने वाला होता है, जो पहनने वाला होता है, उसकी तबीयत खुश हो जाती है, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग और इसकी जो क्वालिटी और इसका जो लुक होता है बहुत ही आउटस्टैंडिंग आता है। एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रदर्शक उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा काफी प्रदर्शक प्राकृतिक उत्पादों को भी नए तरीके से पेश कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोकेशंस हैं जो GI अप्रूव्ड हैं, ठीक है। तो उसमें मुजफ्फरनगर एक आता है, तो वहाँ मुजफ्फरनगर से हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे होता है, तो वहाँ से हम जैगरी को प्रमोट करते हैं ज़्यादातर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर दिन राज्य दिवस समारोह की भी धूम देखने को मिल रही है। रविवार को हरियाणा ने भी अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। इसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। मेले के पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं, जबकि आम जनता इस मेले का दीदार 19 नवंबर से कर सकेगी। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन हुआ। इस आयोजन में इस क्षेत्र के 4000 से अधिक युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव पूर्वी दिल्ली नमो रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने सांसद खेल महोत्सव पहल की जमकर सराहना की। इस दौड़ के माध्यम से समाज के अंदर रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार प्रसार और उनको प्रेरित करने का ये जो ध्येय है, सच में बहुत ही सुंदर है और मुझे लगता है कि सुरक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली की राह में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। नमो रन फॉर रोड सेफ्टी में हर उम्र के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली सांसद खेल महोत्सव में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कुश्ती, फुटबॉल सहित अन्य पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का जोश नजर आया। आज नमो रन हमने अपने क्षेत्रवासियों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए रखी है, जिसका थीम रोड सेफ्टी भी है, फिट इंडिया भी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 घंटा रोज अगर आप खेल पर देते हैं तो आप कई बीमारियों को हरा सकते हैं। सांसद खेल महोत्सव किसी सांसद द्वारा आयोजित करवाए जाने वाला एक खेल उत्सव है, जिसका उद्देश्य स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और युवाओं में शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता और फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाना है। पूर्वी दिल्ली सांसद खेल महोत्सव में रन फॉर रोड सेफ्टी में जहां एक और फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज और खिलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया जैसे नारों के साथ फिटनेस के संदेश को आगे बढ़ाया गया, तो इस मन से रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।